ओके जी, कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 स्केड्यूल्ड बैंक यानी शेड्यूल्ड बैंक। और उसमें हमने पढ़े थे जी कि स्केड्यूल्ड या फहरिस्ती बैंक क्या होता है और नॉन स्केड्यूल्ड या गैर फहरिस्ती बैंक क्या होते हैं। फिर हमने उसके फ़र्क देखा था जी कि दोनों के दरमियान में, फहरिस्ती और गैर फहरिस्ती के दरमियान में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इस चैप्टर में मैंने कहा था जी लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ वही है, डिफरेंस बिटवीन स्केड्यूल्ड एंड नॉन स्केड्यूल्ड बैंक, फहरिस्ती और गैर फहरिस्ती बैंक के फर्क। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है मेरिट्स ऑफ स्केड्यूल्ड बैंक यानी फहरिस्ती बैंक होने के क्या क्या फ़वाइद हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 5। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है और मोस्टली यही पेपर में आता है कि फहरिस्ती बैंक होने के फ़वाइद तहरीर कायदे मेरिट्स ऑफ बीइंग स्केड्यूल्ड बैंक। ठीक है जी, आज हम ये पढ़ेंगे और साथ ही साथ दूसरा टॉपिक भी पढ़ लेंगे जो कि आपके ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है कि गैर फहरिस्ती से फहरिस्ती बैंक बनने का अमल क्या है। तो आपके जो फ़वाइद हैं फहरिस्ती बैंक होने के, वो पहला है जी गाइडेंस ऑफ सेंट्रल बैंक यानी जो आपको रहनुमाई हासिल होती है मरकज़ी बैंक की, वो पॉइंट है जी आपका पहला। तो हमने ये कहा था जी कि आपका मरकज़ी बैंक जो है वो तमाम बैंकों का फादर ऑफ द बैंक्स या दादा अबू हैं बैंक्स के। तो उसने क्या करना है जी, सिर्फ और सिर्फ रहनुमाई देनी है अपने सगों को या अपने होतों को। आपका गैर फहरिस्ती बैंक उसकी गाइडेंस से महरूम रहता है, वो उसकी कोई भी रहनुमाई नहीं करता, चाहे कोई भी मसला आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, आपका गैर फहरिस्ती बैंक को आपका सेंट्रल बैंक या मरकज़ी बैंक कोई भी सहूलत या रहनुमाई फराहम नहीं करता। फहरिस्ती बैंक होने का फ़ायदा ही ये है कि अगर कल को आपको कोई मसला आ जाता है, किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपका मरकज़ी बैंक आपको उसमें रहनुमाई फराहम करता है। सेकंड वन है जी क्रेडिट फैसिलिटीज़ या कर्ज़े की सहूलियात। कर्ज़े की सहूलत यानी ये कब किसको ज़रूरत पड़ेगी जी, अब ये सारे पॉइंट्स हैं कमर्शियल बैंक या तजारती बैंक है जो कि फ़हरिस्त में शामिल है। ऐसा बैंक जो स्टेट बैंक या मरकज़ी बैंक की फ़हरिस्त में शामिल है, अगर कल को उसको पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, कुछ भी होता है, उसके पैसे कम पड़ गए हैं, कुछ और हो गया है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको ये फ़ायदा हासिल होगा मरकज़ी बैंक की लिस्ट में शामिल होने का कि उसको मरकज़ी बैंक कर्ज़े की सहूलत दे देगा। यहाँ से लिखा हुआ है स्केड्यूल बैंक कैन ऑब्टेन लोन्स नॉट ओनली फ्रॉम द सेंट्रल बैंक बट आल्सो फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन। यानी उसको लिस्ट में शामिल होने का ये फ़ायदा, फहरिस्त में शामिल होने का, कि वो ना सिर्फ सेंट्रल बैंक यानी मरकज़ी बैंक से, बल्कि दूसरे मुल्कों के जो आपका जैसे IMF हो गया या कोई भी और इदारा हो गया मॉनेटरी फंड्स का यानी ज़रिए पैसे या कर्जे देने का, उससे भी कर्जा ले सकता है। तीसरा है जी इंफॉर्मेशन ऑफ कैपिटल मार्केट यानी सरमाए की मार्केट या बाजार सरमाए के बाजार का उसको अच्छी तरह से नो हाउ रहती है। यहाँ इंग्लिश में से सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स अप टू डेट इंफॉर्मेशन ऑफ कैपिटल मार्केट्स टू द स्केड्यूल्ड बैंक व्हिच मिनिमाइज द चांसेस ऑफ लॉस टू दीज बैंक। वो कहता है कि जो सरमाए की मंडी है उसके बारे में आपको वक्तन फवक्तन मालूमात देता रहता है, अप टू डेट करता रहता है आपका सेंट्रल बैंक फहरिस्ती बैंकों को, जिसकी वजह से वो देख लेते हैं जी हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ सरमायाकारी करनी है, कहाँ नहीं करनी। अगर सेंट्रल बैंक उन्हें ये इंफॉर्मेशन या ये सारी चीज़ें या कह लें जी मालूमात ना दे तो आपके बैंकों को नुकसान होने का खतरा होता है। कहता है जी यही फ़ायदा है स्टेट बैंक की सेंट्रल बैंक की फहरिस्त में शामिल होने का कि अब आपको जब वो पहले से मालूमात दे रहा है तो आपको नुकसान के चांसेस कम से कम होंगे। ठीक है जी, उसके बाद है चांसेस ऑफ सक्सेस। ज़ाहिर बात है आप सेंट्रल बैंक या मरकज़ी बैंक के साथ लिंक्ड हैं, उसकी फहरिस्त में शामिल हैं, वो आपको गाइडेंस दे रहा है, रहनुमाई कर रहा है आपकी जगह जगह, आपको अप टू डेट इंफॉर्मेशन दे रहा है, आपको कर्जे की सहूलियात दे रहा है, आपके साथ डीलिंग्स में हेल्प कर रहा है, जब आपने इंटरनेशनल मार्केट में करना है आपको मुफीद मशवरे दे रहा है, तो आपके तरक्की के इम्कानात भी ज़्यादा हो जाते हैं। ट्रस्ट ऑफ पब्लिक या आवाम का एतमाद पाँचवा पॉइंट है जी। जब आप मरकज़ी बैंक की फहरिस्त में शामिल होंगे तो उसका मतलब ये है जी आप पर तमाम वो हुकूक व फ़राइज़ या वो रूल्स एंड रेगुलेशंस यानी तमाम वो क़वाइद ज़वाबित लागू होने जो आपकी हुकूमत या आपका सेंट्रल बैंक यानी मरकज़ी बैंक लागू कर रहा है बैंक्स पे। तो क्या होगा कि अगर वो सेंट्रल बैंक तमाम बैंकों पे कर रहा है तो फहरिस्ती बैंक पे भी वो रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होंगे। यानी अगर कल को वो बैंक डूबता है तो वो गवर्नमेंट के अंडर आ रहा है या स्टेट बैंक की निगरानी के अंडर है, तो लोगों का उस पर एतमाद ज़्यादा होगा कि जी हम मरते मरते भी हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि वो उसके कहने पे रिजर्व भी रख रहा होगा, कुछ और भी कर रहा होगा, जिसकी वजह से लोगों का एतमाद आपके स्केड्यूल्ड बैंक या फहरिस्ती बैंकों पे ज़्यादा हो जाता है।
छठा पॉइंट है जी रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, यानी हुंडियों पर दोबारा बटा लगाना। हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है जी कि आपका मरकजी बैंक सिर्फ और सिर्फ फहरिस्ती बैंकों की हुंडियों पर बटा लगाता है दोबारा। ठीक है जी, अगर आपका गैर फहरिस्ती बैंक है और आपके पास कोई हुंडी है यानी बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसके ऊपर बटा लगना है या उसने डिस्काउंट होना है, तो कभी भी उस पर वो री डिस्काउंटिंग की फैसिलिटी नहीं देगा अनटिल एंड अनलेस आप एक स्केड्यूल्ड या फहरिस्ती बैंक नहीं है। सातवां पॉइंट है जी डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। कहता है जी जब आप फॉरेन एक्सचेंज या ज़र मुबादला होता है तो कहता है जी स्केड्यूल्ड बैंक्स are allowed to deal in foreign exchange business at a limited level। उसने कहा जी जो फहरिस्ती बैंक है, अच्छा बाकी किसी बैंक को भी इजाज़त नहीं होती वैसे नॉर्मली, लेकिन फहरिस्ती बैंक भी जो आपके ज़र मुबादला में लेन देन है वो एक ख़ास हद तक कर सकता है। अगर उसको उस हद से तजावुज़ करना है तो उसको प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है आपके मरकज़ी बैंक से। ठीक है जी, आठवां पॉइंट है एडवाइज़र या मशवरे। कहता है जी आपका जो फहरिस्ती बैंक है वो किससे मशवरे लेगा, आपके सेंट्रल बैंक से। और सेंट्रल बैंक भी सिर्फ और सिर्फ अपनी सगी औलाद को यानी अपने सगे पोते पोतियों को मशवरे देगा, वो सुतेलों को मशवरे ही नहीं देगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ स्केड्यूल्ड बैंक या फहरिस्ती बैंकों को मशवरे मिलेंगे मरकजी बैंक की तरफ से, गैर फहरिस्ती बैंकों को कोई भी मशवरा नहीं देगा। उसके बाद आपका 9th पॉइंट है जी लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, उर्दू में कहें तो जी आखिरी पनाहगाह इसको कहेंगे। अब लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट किसके लिए है, फहरिस्ती बैंकों के लिए आखिरी पनाहगाह सिर्फ और सिर्फ आपका मरकजी बैंक है। कहते हैं जी कुछ भी हो जाए, मर जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, पूरे मुल्क में जल्जला आ जाए, सैलाब आ जाए, तूफान आ जाए, पूरा इकोनॉमिक सिस्टम क्रैश हो जाए, कोई भी मसला आ गया है और आपके तजारती बैंक को कोई नज़र नहीं आ रहा, तो उसके लिए आखिरी पनाहगाह या आखिरी लास्ट रिजॉर्ट कौन सा है, आपका मरकजी बैंक। और वो भी सिर्फ और सिर्फ मरकजी बैंक लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट या आखिरी पनाहगाह सिर्फ और सिर्फ फहरिस्ती बैंकों के लिए है। गैर फहरिस्ती बैंक डूब जाए, मर जाए, उसका दिवालिया निकल जाए, लोग उसको नोच के खा जाए, कुछ कर लें, आपका मरकजी बैंक कभी भी उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आता, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट किसके लिए है, आपके फहरिस्ती बैंकों या स्केड्यूल्ड बैंक्स के लिए। 10वां पॉइंट है जी क्लियरिंग हाउस या हिसाबघर। फहरिस्ती बैंक को आपका सेंट्रल बैंक हिसाबघर की सहूलत देता है, गैर फहरिस्ती बैंकों को हिसाब घर की सहूलत नहीं मिलती, वो अपने हिसाब किताब खुद जाके क्लियर करते हैं या रिक्वेस्ट करके कोई फीस दे के वो शामिल हो जाते हैं जी क्लियरिंग हाउस की फैसिलिटी में। लेकिन नॉर्मली आपके हिसाब घर की सहूलत सिर्फ और सिर्फ फहरिस्ती बैंकों को ही मिलती है। 11वां पॉइंट है जी एक्सपेंशन एंड बिजनेस। जब उसको ये सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं तो जाहिर बात है उसके रोजगार में भी बेहतरी आएगी या उसके कारोबार में भी वसअत होगी। किसके, फहरिस्ती बैंक के। उसको फैसिलिटीज मिल रही हैं, उसको कर्जा मिल रहा है, उसको और बहुत सारे इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, मशवरे भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उसके कारोबार बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 12th और लास्ट पॉइंट है जी ट्रांसफ़र ऑफ मनी, यानी पैसे का एक जगह से दूसरी जगह इंतकाल या मुंतकिल करना। फहरिस्ती बैंक सेंट्रल बैंक की मदद से एक मुल्क से दूसरे मुल्क भी पैसा ट्रांसफ़र आसानी से कर सकता है। गैर फहरिस्ती बैंकों या नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स को आपका सेंट्रल बैंक या मरकजी बैंक ये सहूलियात नहीं देता कि वो आपका पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दे। उसके बाद है जी प्रोसीजर ऑफ कन्वर्टिंग अ नॉन स्केड्यूल्ड बैंक इनटू स्केड्यूल्ड बैंक। गैर फहरिस्ती बैंक को फहरिस्ती बैंक बनाने का तरीका, तो उसने कहा है जी आपको वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती हैं जो कि आपकी कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में मौजूद हैं, किसी भी बैंक को कंपनी या स्केड्यूल्ड या फहरिस्ती बनाने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ कहते हैं कि अगर आप बैंक हैं लेकिन गैर फहरिस्ती या नॉन स्केड्यूल्ड है तो उसको फहरिस्ती बैंक बनाने के लिए आपने क्या करना है, सेंट्रल बैंक को एक एप्लीकेशन लिखनी है और उसको रिक्वेस्ट करना है कि जी आई वांट टू बी आ स्केड्यूल्ड बैंक, या मुझे आपकी फहरिस्त में शामिल होना है। आपसे सेंट्रल बैंक या मरकजी बैंक क्या मांगेगा जी, आपके बैंक का मेमोरेंडम, आपके बैंक का आर्टिकल और आपके बैंक की ऑडिटेड फाइनेंशियल या एनुअल रिपोर्ट्स। उर्दू में कहें तो आपके बैंक का आइन, आपके बैंक के कवायद ज़वाबित
और साथ ही साथ आपसे मांगेगा जी आपका ऑडिट यानी जांच पड़ताल किया हुआ या वेरीफाइड आपकी जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं, जो सालाना आपके खाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स हैं, वो मांगेगा। ठीक है जी। इसके अलावा कुछ और उन तीनों चीज़ों को वो चेक करेगा, अगर तो वो सारी की सारी ठीक है, आपके सेंट्रल बैंक की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही है, तो वो आपको फहरिस्ती बैंक बना देगा। साथ ही साथ मैंने बोला जी आपकी जितनी रिक्वायरमेंट्स कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 की हैं वो भी उसने फुलफिल करनी है आपके मरकजी बैंक की, यानी आपके फहरिस्ती बैंक में। उसके अलावा हमने एक और पॉइंट पढ़ा था जी, मिनिमम कैपिटल, जो आपका पेड अप कैपिटल है, अगर आप 2020 में रजिस्टर होना चाहते हैं तो 31 दिसंबर 2020 तक कम से कम 17 मिलियन या 20 मिलियन जितना भी बनता है अमाउंट देख लीजिएगा, 17 बिलियन, मिलियन मिनी 17 बिलियन या 20 बिलियन आपका पेड अप कैपिटल बैंक का होना चाहिए। वो हर साल आपकी रिक्वायरमेंट 1 बिलियन से बढ़ जाती है, उसको आजकल नेट पे चेक कर लीजिएगा या मैं ही देख के आप लोगों को किसी और लेक्चर में बता दूंगी। ठीक है जी। यहाँ तक इस चैप्टर में और कोई चीज़ नहीं है, ये चैप्टर आज यहाँ पे ख़त्म। ये लास्ट टॉपिक था जो हमने पढ़ा, बहुत छोटा सा चैप्टर था, सिर्फ स्केड्यूल्ड और नॉन स्केड्यूल्ड बैंक का डिफरेंस था, साथ ही साथ आपके मेरिट्स थे और आपके कन्वर्ट करने का तरीका था जी गैर फहरिस्ती को फहरिस्ती बैंक में। इस चैप्टर में सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और वो है जी मेरिट्स ऑफ मेरिट्स ऑफ स्केड्यूल्ड बैंक, यानी फहरिस्ती बैंक होने के फ़वाइद क्या हैं या फहरिस्ती बैंक के फ़वाइद क्या हैं। ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रही हूँ। डिफरेंसेस, अगर आपने स्केड्यूल्ड और नॉन स्केड्यूल्ड दोनों पढ़ लिए हुए हैं तो वो आपको डिफरेंसेस ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगे कि किसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी है, किसको करवाना ज़रूरी नहीं है, किसका कैपिटल होना ज़रूरी है, कितना मतलब उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए या नहीं। उसके सिर्फ आप हेडिंग्स याद कर लीजिएगा, इनर में आप खुद यानी उसके डिटेल्स में लिख सकते हैं, लेकिन आपका जो ये वाला पॉइंट है क्वेश्चन मेरिट्स ऑफ स्केड्यूल्ड बैंक, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपने ध्यान से करना है। ठीक है जी। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी था। इंशाल्लाह ताला कल के लेक्चर में फिर आप लोगों से मुलाकात होती है।